फ्रेंड्स, हाउ आर यू? वेलकम टू एसएसटी की पाठशाला। और आज हम लोग डिस्कस करने वाले हैं क्लास 10 चैप्टर 6 पार्ट 2 मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्रीज के बारे में। इसका पार्ट 1 कवर कर चुके और पार्ट 2 में जानेंगे हम लोग कि क्या स्पेशलिटी रही है मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्रीज का। इसका कुछ इंट्रोडक्शन, कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट पार्ट 1 में किए हुए हैं। मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्रीज कहते किसको है ये जान चुके हैं हम लोग कि ये सेकेंडरी सेक्टर का पार्ट होता है, इसमें गुड्स बनते हैं। इसके बारे में इंट्रो जो था वो पार्ट 1 में कवर कर चुके थे। पार्ट 2 में जानेंगे टाइप्स ऑफ, कि कितने टाइप्स की मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर जो इंडस्ट्रीज है वो कितने टाइप्स की होती है और उसका ऑनरशिप का बेसिस क्या रहता है। एक और चीज कि हम इंडस्ट्रीज कहाँ पे सेट करेंगे, तो लोकेशन ऑफ इंडस्ट्रीज की जहाँ पर रॉ मटेरियल्स इजिली अवेलेबल रहे, जहाँ पर आपको स्किल्ड लेबर मिल जाए, 24 आवर्स इलेक्ट्रिसिटी सप्लाई रहे, ट्रांसपोर्ट सिस्टम अच्छा डेवलप रहे, तो वहां पे इंडस्ट्रीज ज्यादा सेटअप होती है। आज हम लोग इंडस्ट्रीज में जानेंगे टाइप्स ऑफ इंडस्ट्रीज के बारे में कि टाइप्स ऑफ इंडस्ट्री कितने टाइप्स की होती है, ऑनरशिप के बेस पे या और जो डिफरेंट बेसिस है। टाइप्स ऑफ इंडस्ट्रीज ऑन द बेसिस ऑफ कैपिटल। कैपिटल का मतलब होता है पूंजी, कि कोई इंडस्ट्रीज है तो उसमें कितना अमाउंट हम इन्वेस्ट करेंगे और अगर इतना अमाउंट इन्वेस्ट करते हैं तो किस तरह की इंडस्ट्रीज होगी। स्मॉल स्केल इंडस्ट्रीज, लार्ज स्केल इंडस्ट्रीज। स्मॉल स्केल, लार्ज स्केल और एक और होता है जो कि आपको नहीं पढ़ना है, फिर भी हम जानेंगे कॉटेज इंडस्ट्रीज के बारे में। कॉटेज इंडस्ट्रीज का मतलब होता है कि जिसमें नंबर ऑफ लेबर काफी कम हो, जनरली फैमिली मेंबर वाले होते हैं और काफी कम इन्वेस्ट करके वो प्रोडक्शन स्टार्ट करते हैं। ये छोटी छोटी चीजों को बनाते हैं, जैसे हैंडमेड गुड्स जो हो गए, या राजस्थान का जो पापड़, ये सब जो छोटे चीजें हैं जो फैमिली मेंबर भी मिलकर के पिकल्स ये सब बना सकते हैं, जिसमें इन्वेस्टमेंट आप 1 लाख से टिल 1 लाख तक आप कर सकते हैं। स्मॉल स्केल इंडस्ट्रीज का मतलब होता है कि इसमें लेबर्स ज्यादा होते हैं, किसके कंपेयर में, तो कॉटेज इंडस्ट्रीज के कंपेयर में। इसमें आप अप टू 100 तक आप लेबर रख सकते हैं या उससे भी ज्यादा हो सकते हैं। अगर हम कैपिटल की बात करते हैं तो इसमें 1 लाख से 10 लाख के बीच में इसका अप्रॉक्स अमाउंट माना गया है कि अगर इन्वेस्टमेंट आपका 1 लाख से 10 लाख के बीच में, तो ये क्या माना जाएगा, ये माना जाएगा आपका। इसमें स्मॉल स्केल इंडस्ट्रीज में 1 लाख से ऊपर, ठीक है, या अगर कॉटेज इंडस्ट्रीज का एक पर्टिकुलर बेसिस है तो 10 लाख तक भी जा सकता है। और स्मॉल स्केल इंडस्ट्रीज 10 लाख से 1 करोड़ जो एग्जैक्ट होगा कि स्मॉल कुछ इंडस्ट्रीज है, ठीक है, उसमें आपके पास कुछ मशीन्स हैं, तो 10 लाख से 1 करोड़ तक अगर आप इन्वेस्टमेंट करते हो तो वो होता है स्मॉल स्केल इंडस्ट्रीज, ठीक है। अगर हम बात करते हैं लार्ज स्केल इंडस्ट्रीज का, इसमें अप टू 100 लेबर्स वर्क करते हैं, 100 से ज्यादा भी हो सकते हैं, एक अप्रॉक्स वैल्यू माना गया है। और हम बात करते हैं लार्ज स्केल इंडस्ट्रीज के बारे में, तो लार्ज स्केल इंडस्ट्रीज में 1 करोड़ से लेकर के आप जितना इन्वेस्टमेंट कर सकते हो, जैसे कि रिलायंस है, इन्वेस्टमेंट उसका 1000 करोड़ से भी ज्यादा, लेकिन वो भी लार्ज स्केल इंडस्ट्रीज में। अगर टिस्को है तो ये सब लार्ज स्केल इंडस्ट्रीज में आएंगे, जो 1 करोड़ से ज्यादा इन्वेस्टमेंट करके क्या किया, अपना इंडस्ट्रीज सेटअप किया। और इसमें लिमिट नहीं होता है किनकी, लेबर की, आप कितना भी लेबर रख सकते हैं। क्लासिफिकेशन ऑफ इंडस्ट्रीज ऑन द बेसिस ऑफ ऑनरशिप। ऑनरशिप के बेस पे इंडस्ट्रीज के कितने टाइप्स होते हैं, उनकी क्या स्पेशलिटी है। ऑनरशिप के बेस पे अगर टाइप्स ऑफ इंडस्ट्रीज पूछे तो आपको 4 बताना है: पब्लिक सेक्टर, प्राइवेट सेक्टर, ज्वाइंट सेक्टर और कोऑपरेटिव सेक्टर। ये 4 है: पब्लिक, प्राइवेट, ज्वाइंट और कोऑपरेटिव सेक्टर। इसमें क्वेश्चन पूछता है, एग्जांपल पूछेगा कि पब्लिक सेक्टर की 2 इंडस्ट्रीज का एग्जांपल दे दीजिए, ज्वाइंट सेक्टर की, या आप कोऑपरेटिव सेक्टर की 2 इंडस्ट्रीज का एग्जांपल दे दीजिए। तो आपको इसका एग्जांपल भी जानना पड़ेगा। फर्स्ट हम बात करते हैं पब्लिक सेक्टर की। पब्लिक सेक्टर की अगर बात करेंगे तो ओन्ड एंड ऑपरेटेड बाय गवर्नमेंट एजेंसीज। पब्लिक का मतलब, पब्लिक अगर हम इकोनॉमिक्स में भी पढ़ेंगे तो पब्लिक जहां पे आएगा इसका मतलब गवर्नमेंट से रिलेटेड है। पब्लिक सेक्टर में ऑनरशिप किसके पास होती है, पब्लिक सेक्टर में ऑनरशिप गवर्नमेंट के पास होती है। उसका एग्जांपल है पब्लिक सेक्टर का सेल, वेल, ओएनजीसी एक्सेट्रा। 1 मार्क क्वेश्चन में आता है जो डिफरेंट इंडस्ट्रीज या डिफरेंट कंपनी का जो नाम दे देगा, ऑर्गेनाइजेशन का नाम दे देगा कि इसका फुल फॉर्म क्या होता है। तो हम जानेंगे सेल का फुल फॉर्म, स्टील
अथॉरिटी ऑफ इंडिया लिमिटेड, आप लिख भी सकते हैं स्टील अथॉरिटी ऑफ इंडिया लिमिटेड सेल का फुल फॉर्म है। वेल का भारतीय हेवी इलेक्ट्रॉनिक लिमिटेड, ओएनजीसी ऑयल एंड नेचुरल गैस कॉर्पोरेशन। तो ये जो 3 एग्जांपल आपके सामने सेल, वेल और ओएनजीसी रखे हैं, ये किसका एग्जांपल है? ये आपका पब्लिक सेक्टर का एग्जांपल है। बात करते हैं अगर हम लोग प्राइवेट सेक्टर की, ओन्ड एंड ऑपरेटेड बाय इंडिविजुअल्स। प्राइवेट सेक्टर मतलब कि इसकी ऑनरशिप किसी पार्टिकुलर पर्सन के पास होती है, और इसको हम लोग क्या बोलेंगे? प्राइवेट सेक्टर इंडिविजुअल, यानी किसी एक आदमी के पास। जैसे हम रिलायंस ले सकते हैं, टिस्को ले सकते हैं। इंडिविजुअल्स बोला कि एग्जांपल टिस्को। अगर हम बात करते हैं टिस्को की, तो टिस्को क्या है? ऑनरशिप किसके पास है? तो टाटा ग्रुप के पास रतन टाटा जो है अभी करंट चेयरमैन है इसके। टाटा आयरन एंड स्टील कॉर्पोरेशन, ठीक है, टाटा आयरन एंड स्टील कॉर्पोरेशन है इसका इसका जो मेन इंडस्ट्रीज है जमशेदपुर, जिसका नाम टाटा है एक और इसको हम क्या बोलते हैं? इंडस्ट्रियल बेस्ड जो सिटी डेवलप होता है कि एक इंडस्ट्री सेटअप हुई और उसके चारों तरफ क्या हो गया? लोग रहना स्टार्ट किए, तो उस तरह की जो सिटी होती है वो इंडस्ट्रियल बेस्ड सिटी होती है। पुराने समय में जो टेम्पल बेस्ड सिटी होती थी, पहले फेमस टेम्पल, उसके चारों तरफ लोग रहना स्टार्ट कर देते हैं। रिलायंस और महिंद्रा, रिलायंस महिंद्रा या टिस्को किसकी एग्जांपल है? तो ये एग्जांपल है आपकी प्राइवेट सेक्टर की, ठीक है। 2 कर लिए हम लोग, पब्लिक सेक्टर और प्राइवेट सेक्टर। एग्जांपल पब्लिक सेक्टर का अगर बात करेंगे तो सेल, वेल और ओएनजीसी। अगर हम बात करेंगे प्राइवेट सेक्टर का, जिसमें इंडिविजुअल के पास ऑनरशिप होती है, तो है आपके पास टिस्को, रिलायंस और महिंद्रा। ज्वाइंट सेक्टर का मतलब क्या? तो ज्वाइंट सेक्टर मतलब कि दोनों के पास ऑनरशिप रहती है, गवर्नमेंट के पास भी और इंडिविजुअल पर्सन के पास भी। मतलब कि दिस इंडस्ट्रीज आर जॉइंटली ओन्ड बाय द गवर्नमेंट एंड इंडिविजुअल। ऑयल, इसका फुल फॉर्म भी ऑयल इंडिया लिमिटेड होता है, ठीक है। और ऑयल इंडिया लिमिटेड यानी ऑयल जो है वो किसका एग्जांपल है? वो ज्वाइंट सेक्टर का एग्जांपल है। ज्वाइंट सेक्टर का मींस कि जिसके ऑनरशिप जो वो गवर्नमेंट के पास भी रहे और ऑनरशिप इंडिविजुअल के पास भी, दोनों का शेयर रहे उसमें। कोऑपरेटिव सेक्टर का मींस क्या होता है कि सपोज ग्रुप ऑफ पीपल जो है, ठीक है, किसी विलेज के लोग ही मिल करके क्या कर रहे हैं? एक ऐसी इंडस्ट्री डेवलप कर दी है जिसमें हर किसी का पार्टिसिपेशन है। प्रोड्यूसर से लेकर के प्रोड्यूसर्स का भी पार्टिसिपेशन है, मैन्युफैक्चरर का भी है वहां पे, ठीक है, वर्कर्स का भी पार्टिसिपेशन है। तो इस तरह की जो इंडस्ट्रीज होती है उसको हम लोग कोऑपरेटिव सेक्टर बोलते हैं। इस तरह की इंडस्ट्रीज जो है वो किसका पार्ट आएगी? वो आएगी कोऑपरेटिव सेक्टर का पार्ट। इसका कोऑपरेटिव सेक्टर के एग्जांपल लेंगे हम लोग, तो अमूल। अमूल क्या है? अमूल मिल्क की एक कंपनी है। अगर हम अमूल की फुल फॉर्म की बात करते हैं तो आनंद मिल्क यूनियन लिमिटेड, इसका फुल फॉर्म होता है। तो अमूल किसका एग्जांपल है? वो कोऑपरेटिव सेक्टर का एग्जांपल है, ठीक है। क्लासिफिकेशन ऑफ इंडस्ट्रीज ऑन द बेसिस ऑफ वेट। अभी हम लोग बेसिस ऑफ ऑनरशिप भी कर चुके हैं, बेसिस ऑफ कैपिटल भी कर चुके हैं, और अभी हम लोग बेसिस ऑफ वेट। इसमें 2 टाइप्स की इंडस्ट्रीज होते हैं, एक होता है लाइट वेट इंडस्ट्रीज और एक हेवी। हेवी इंडस्ट्रीज की बात करेंगे जिसमें कि रॉ मटेरियल्स का क्या वेट काफी ज्यादा हो। एग्जांपल के लिए आयरन और स्टील इंडस्ट्रीज को लेंगे। आयरन और स्टील इंडस्ट्रीज जो है वो आपकी हेवी इंडस्ट्रीज का एग्जांपल है। आयरन एंड स्टील इंडस्ट्रीज किसका एग्जांपल है? ये हेवी इंडस्ट्रीज का एग्जांपल है, ठीक है। अगर हम बात करते हैं लाइट इंडस्ट्रीज की, तो लाइट इंडस्ट्रीज में इलेक्ट्रॉनिकल गुड्स जो है, इलेक्ट्रॉनिकल गुड्स बनाने वाली जो कंपनीज है, ठीक है, इलेक्ट्रिकल इंडस्ट्रीज जो है ये लाइट वेट इंडस्ट्रीज है। कॉटन टेक्सटाइल, एक चीज तो हम लोग जानते हैं क्या कि अगर वर्ल्ड में सबसे अच्छे क्वालिटी की कॉटन कहीं होती है तो अपने महाराष्ट्र में होती है। और इंडिया जो है पुराने टाइम में अपने कॉटन के प्रोडक्शन के लिए जाना जाता था। हैंडमेड जो कॉटन क्लोथ्स होते थे वो पूरे वर्ल्ड में उसकी डिमांड थी। और आज से नहीं, हम लोग हजारों साल से कॉटन के मामले में क्या डोमिनेंट स्टेटस रखते हैं। कि इट ऑक्युपाइज यूनिक पोजीशन इन इंडियन इकोनॉमी। अगर इंडियन इकोनॉमी की बात करेंगे तो अभी से नहीं, पुराने टाइम से यूनिक पोजीशन, इसका एक अपना स्पेसिफाइड पोजीशन है। कंट्रीब्यूट 14% इंडस्ट्रियल प्रोडक्शन, 35 मिलियन जॉब्स। और ये कितना कंट्रीब्यूट करता है? तो 14% इंडस्ट्रियल प्रोडक्शन। एक 14% इंडस्ट्रियल प्रोडक्शन
में इसका पार्टिसिपेशन है और लगभग 35 मिलियन यानी 3.5 करोड़ लोगों को जॉब प्रोवाइड करता है। यानी कि एक अगर हम जॉब के मामले में बोलेंगे कि सबसे ज्यादा जॉब कौन सी इंडस्ट्रीज प्रोवाइड करते हैं, तो उसमें कॉटन टेक्सटाइल आता है। और सबसे ज्यादा कॉटन मिल्स जो है वो कहाँ पे है, सबसे ज्यादा कॉटन मिल्स गुजरात और महाराष्ट्र में है। और अगर हम बात करते हैं मैनचेस्टर की, जिसको सिंबलाइज किया जाता था कॉटन प्रोडक्शन के लिए, जो इंग्लैंड में एक शहर था, अभी भी है, लेकिन उस टाइम में वो अपने कॉटन प्रोडक्शन के लिए जाना जाता था। तो मैनचेस्टर ऑफ इंडिया, मैनचेस्टर ऑफ जापान, ऐसे कुछ क्वेश्चंस आते हैं। मैनचेस्टर ऑफ इंडिया मतलब कि इंडिया में वो कौन सा शहर है जो मैनचेस्टर के कंपेयर में कॉटन क्लोथ का प्रोडक्शन करता है, तो फर्स्ट मुंबई को मानते हैं, जिसमें उस टाइम में वहां पर 1854 में फर्स्ट कॉटन मिल सेटअप किया गया था। और सेकंड कॉटन मिल 1859 में अहमदाबाद में सेटअप किया गया था। तो अहमदाबाद एंड मुंबई इज नोन एज मैनचेस्टर ऑफ इंडिया। इसको हम लोग मैनचेस्टर ऑफ इंडिया बोलते हैं क्योंकि ये किस चीज के लिए जाना जाता है, अपने कॉटन प्रोडक्शन के लिए जाना जाता है। एक और क्वेश्चन थोड़ा सा अलग से है, विच सिटी इज नोन एज मैनचेस्टर ऑफ जापान। जापान का मैनचेस्टर किस सिटी को बोला जाता है, ओसाका इज नोन एज मैनचेस्टर ऑफ जापान। ओसाका जो कि जापान का एक शहर है, उसको हम लोग जापान का मैनचेस्टर बोलते हैं। मैनचेस्टर मतलब कॉटन प्रोडक्शन से रिलेटेड जो होता था। और हम जूट टेक्सटाइल की बात करेंगे, इसको एग्रीकल्चर वाले चैप्टर में भी डिस्कस किए थे हम लोग। जूट टेक्सटाइल ये जनरली इंडिया में हुगली रिवर के बेसिन पे जो 3 to 5 किलोमीटर का जो एक एरिया है हुगली रिवर के किनारे, उस एरिया में सबसे ज्यादा जूट मिल सेटअप है। जब इंडिया आजाद नहीं होता तो उस टाइम में सबसे बड़ा प्रोड्यूसर था जूट का, लेकिन जब जैसे ही फ्री हुआ और 1947 के बाद हम लोग पूर्वी पाकिस्तान यानी बांग्लादेश पाकिस्तान को दे दिए, तो 70% मिल जो है वो बांग्लादेश में थी। तो इस तरह से उसका क्या हो गया, डिसेंट्रलाइजेशन हो गया। कुछ मिल, मैक्सिमम मिल कहाँ चल गई, बांग्लादेश वाले पार्ट में। फिर भी 30% मिल, और 30% मिल में मैक्सिमम मिल जो है हुगली रिवर के बेसिन उसके किनारे हैं, क्योंकि उसके लिए फेवरेबल कंडीशन वो प्रोवाइड करता है। जूट के प्रोडक्शन के लॉट ऑफ वाटर चाहिए, हुगली रिवर प्रोवाइड करती है। चीप लेबर चाहिए, बिहार, यूपी और वेस्ट बंगाल के लेबर वहां पे वर्क करते हैं, ठीक है। फर्टाइल सॉइल चाहिए, हुगली रिवर का बेसिन के किनारे जो फर्टाइल सॉइल है, तो सारे फेवरेबल कंडीशन है। इसीलिए जूट मिल का सेंट्रलाइजेशन कहाँ पे है, हुगली रिवर के किनारे है। और टोटल 1 मार्क क्वेश्चन आता है, टोटल जूट मिल्स कितने हैं इंडिया में, तो 80 जूट मिल्स है, टोटल 80 जूट मिल्स है। और अभी ये धीरे धीरे बंद हो रहे हैं क्योंकि गवर्नमेंट इस पे कंसंट्रेशन नहीं है, गवर्नमेंट इस पे ध्यान नहीं देती है, जिसके चलते ये डिक्लाइन हो रहा है। दूसरा पॉइंट कि अभी क्या हो गया है कि नेचुरल फाइबर कंपेयर में केमिकल जो आपके पास ट्रेड है, ठीक है, वो इससे कम्पीट कर रहा है, वो चीपर होता है, तो लोग उसको परचेज करना ज्यादा बेटर समझते हैं। या जो वर्ल्ड के डिफरेंट कंट्री जो जूट का प्रोडक्शन करते हैं, वो इंडिया से अच्छे क्वालिटी का जूट प्रोड्यूस कर रहे हैं, तो वर्ल्ड मार्केट में उनकी जूट की डिमांड है। इसको अपलिफ्ट करने के लिए एक चीज होनी चाहिए कि गवर्नमेंट की तरफ से कुछ फेवरेबल कंडीशन प्रोवाइड करना चाहिए जूट प्रोड्यूसर्स को, ताकि वो compete कर सके वर्ल्ड मार्केट के प्रोड्यूसर के साथ। शुगर बनता शुगर केन से है, यानी कि जो स्टेट लार्जेस्ट प्रोड्यूसर रहेगा शुगर केन का, लगभग शुगर मिल्स भी वहीं पर रहेगी, क्योंकि शुगर एक ऐसा रॉ मटेरियल है कि अगर आप मिल ज्यादा दूर रखते हो तो ट्रांसपोर्ट के टाइम में जो शुगर केन जो होता है उसमें सुक्रोज होते हैं, वो डिसअपियर हो जाएंगे, वो खत्म हो जाएंगे, तो आप शुगर केन से शुगर नहीं बना सकते या बहुत ही कम अमाउंट में बनाएगा। तो जनरली इसका सेंट्रलाइजेशन है कि जहां प्रोडक्शन होता है उसी के आसपास इसकी मिल रहती है। और शुगर केन का लार्जेस्ट प्रोड्यूसर कौन है, अपना यूपी, उसके बाद महाराष्ट्र। तो यूपी और महाराष्ट्र में मैक्सिमम नंबर ऑफ मिल्स देखने को मिलता है, ठीक है। इसके साथ ही अगर हम बात करते हैं और जो डिफरेंट टाइप की इंडस्ट्रीज हमको पढ़ना है, उसमें ऑटोमोबाइल इंडस्ट्रीज जो डिफरेंट व्हीकल्स बनता है। क्वेश्चन आएगा कि कुछ सिटी का आप नाम बता दीजिए जहाँ पे व्हीकल्स ऑटोमोबाइल्स यानी कि 4 व्हीलर्स 2 व्हीलर्स ये सब बनते हैं। तो जो मोस्ट इंपॉर्टेंट सिटी है बेंगलुरु, पुणे, गुरुग्राम, ठीक है, चेन्नई। अगर आपको इससे रिलेटेड या कोई भी इंडस्ट्रीज इसका हेडक्वार्टर, इसका इंडस्ट्रीज कहाँ पे सेटअप है या मैक्सिमम नंबर ऑफ इंडस्ट्रीज किस लोकेशन पे है, तो आप 4 मेट्रोपॉलिटन सिटी का नाम याद रखिएगा।
इसके आसपास लगभग ये इंडस्ट्री सेटअप रहेगी। और बात करते हैं हम लोग फॉर मेट्रोपॉलिटन सिटी का, तो फर्स्ट दिल्ली, सेकंड मुंबई, थर्ड चेन्नई, फोर्थ कोलकाता। स्टार्टिंग स्टेज में इंडस्ट्री सेटअप हुई तो कहाँ पे, तो जो मेट्रोपॉलिटन सिटी थे जहाँ पे फेवरेबल कंडीशंस था वहीं पे, क्योंकि इंडस्ट्रीज के सेटअप में हम लोग प्रीवियस पार्ट में किए हुए थे कि वहां पर सेटअप होते हैं जहां पे मार्केट रहे। तो फॉर ये जो मेट्रोपॉलिटन सिटी है इसमें काफी पुराने टाइम से मार्केट था, जनरली इसी के आसपास इंडस्ट्रीज सेटअप हुई। तो इस तरह से आपका ये चैप्टर खत्म होता है। इसके बाद भी अगर आपको कोई डाउट है तो आप कमेंट करके पूछ सकते हैं, इंस्टा पे डीएम कर सकते हैं या मेल कर सकते हैं। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी है तो आप लाइक करें, सब्सक्राइब करें और शेयर करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ।